साथ खबरों का सिक्सर में आपका स्वागत है। कहां पर बढ़िया नौकरी पाने की चाहत में बागपत का शख्स साइबर ठगों के जाल में फंसकर विदेश में फंस गया, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। और कहां पर आसमान से 25 किलो की बर्फ की सिल्ली के गिरने का किया जा रहा है दावा, यह भी आगे आपको बताएंगे। बागपत का एक शख्स साइबर ठगों के झांसे में ऐसा आया कि वो कंबोडिया में फंस गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, सरकार की कोशिशें रंग लाईं और वो अपने वतन वापस आ पाया। आकर्षक नौकरी, मोटी सैलरी, हो गई साइबर ठगी। दक्षिण पूर्व एशिया में बसे देश कंबोडिया में बागपत का विकास बुरी तरह फंस गया था। वो विदेश जाकर पैसे कमाने की खातिर वहां अपना भविष्य संवारने गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो कंबोडिया तो पहुंच चुका था, लेकिन वो साइबर ठगों के हत्थे चढ़ गया। वो गया तो था डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के लिए, लेकिन वहां उससे अवैध काम करवाए जाने लगे। बागपत साइबर पुलिस, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त कार्रवाई के बाद अब विकास की वतन वापसी हो गई। बागपत का ये धनोरा सिल्वर नगर गांव है, यहीं का विकास रहने वाला है, जो कंबोडिया नौकरी की तलाश में गया था, लेकिन वहां जाकर वह फंस गया और वहां उससे जिन्होंने नौकरी करने के लिए बुलाया था, वहां उससे उन्होंने साइबर स्लेवरी करानी शुरू कर दी, ठगी का काम कराना उससे शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने जो है मामले में संज्ञान लिया। विकास की जो पत्नी है डोली, उन्होंने पुलिस से शिकायत की कि उनका पति नौकरी की तलाश में गया था और वहां पर उसको बंधक बना लिया है। जिन्होंने उसे नौकरी करने के लिए बुलाया था वो उससे साइबर ठगी करा रहे हैं। उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीजा उन्होंने जब्त कर लिया था। साइबर क्राइम के शब्दावली में इस तरह के अपराध को साइबर स्लेवरी कहा जाता है। यह एक आधुनिक किस्म का ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी की श्रेणी का अपराध है। और इस अपराध के अनावरण के लिए साइबर मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस I4C, जो गृह मंत्रालय की एक संस्थान है साइबर अपराधों के अनावरण के लिए, वो प्रयासरत हैं। तत्काल ये सूचना मिलते ही साइबर मुख्यालय लखनऊ के माध्यम से I4C से संपर्क किया गया। अब विकास के साथ साथ उसके परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। ये इंटरनेशनल ठगी रैकेट का हिस्सा है, जो युवाओं को ऊंची सैलरी और विदेश में बेहतर करियर का झांसा देकर फांसते हैं। पुलिस भी युवाओं से ऐसे ऑफर से सावधान रहने की अपील कर रही है। यदि कोई भी आपको उच्च सैलरी की या फ्री वीजा का या इस तरह का कोई झांसा देके, विशेषतः दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश यानी जिसमें कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में ले जाकर अच्छी नौकरी का झांसा देता है, तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं। इसमें ज़रूर साइबर स्लेवरी से संबंधित अपराध भी हो सकते हैं और वहाँ पर इनको फंसाकर और गलत तरह के साइबर फ्रॉड जैसी हरकतें कराई जाती हैं, जो कि अपने आप में भी एक कानूनी अपराध है। पुलिस का कहना है कि बेहतर करियर की खातिर किसी भी अनजान ऑफर या संदिग्ध एजेंट पर भरोसा न करें, क्योंकि एक बार अगर कोई इन साइबर अपराधियों के जाल में फंस गया तो उसके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। बागपत से शहजाद राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बदायूं से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां ईंट के भट्टे पर काम कर रहे लोग अचानक डर गए। दावा है कि आसमान से 20 से 25 किलो भार वाला बर्फ का टुकड़ा गिरा। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। हर चेहरा दहशत से भरा एक अजीब सी घटना ने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस मौके पर आई, जांच पड़ताल चल रही है। दरअसल इस जमीन पर सफेद चीज दिखाई दे रही है। दावा है कि ये बर्फ का भारी भरकम टुकड़ा है जो अचानक आसमान से जमीन पर आ गिरा। लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, नहीं तो नुकसान हो सकता था। लोगों ने बताया कि जोर की आवाज के साथ बर्फ के टुकड़े दूर दूर तक जा गिरे। पूरे इलाके में खबर फैल चुकी है। फिर क्या था, लोग मौके पर पहुंचने लगे। हर कोई उसे छूकर देख रहा था।
भैया बर्फ ऊपर से आई थी आसमान से और फड़ में गिरी थी। बच्चे काम कर रहे थे, हम भी खड़े थे फड़ में। कितनी बड़ी थी? काफ़ी बड़ी थी, कम से कम 20 किलो के आसपास। पिलसी थाना क्षेत्र के दीन नगर शेखपुर में सुबह के समय मजदूर ईंट के भट्टे पर काम कर रहे थे, तभी ये घटना सामने आई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना एसडीएम को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। तो वहाँ पर कोई 20 से 25 किलो की जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया था कि 20 से 25 किलो का एक बर्फ़ का टुकड़ा गिरा। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वहाँ पर पुलिस को भेजा है, जांच कराते हैं, पता कराते हैं क्या घटना है, कैसे हुई है। हालांकि इस घटना के पीछे अलग अलग वजह भी सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस मौसम में पारा नीचे गिरने से पानी के कण एक स्थान पर जम सकते हैं, जो बर्फ की सिल्ली के रूप में गिर सकते हैं। वहीं ऊंचाई पर उड़ान भरते समय विमान से बाहरी हिस्से पर बर्फ जम सकती है। बाद में टुकड़े टूटकर जमीन पर गिरने की आशंका भी है। फिलहाल इस घटना की जांच पड़ताल हो रही है। जांच के बाद ही असली वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल तो पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बदायूं से चितरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राम मंदिर के धर्म ध्वज समारोह पर सियासत। राम मंदिर कार्यक्रम के खिलाफ समाजवादी पार्टी नेताओं की बयानबाजी। धर्म ध्वजा समारोह पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने निशाना साधा है। मंदिर बनने में अभी 1 साल और लगेगा। अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर संतों ने सवाल उठाए थे। लोग बेरोजगार परेशान हैं, किसान परेशान हैं। मुझे बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। और रामराज्य की मर्यादा को भाजपा ने नष्ट किया। राम राज्य में किसी का बुरा नहीं होता। यूँ तो अभी मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र है। तो यूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 24 को प्राण प्रतिष्ठा किया था, जबकि मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ था। जिनको उजाड़ा गया है उनको बसाया जाएगा। किसानों की जमीन करोड़ों की कौड़ियों पे ली गई है, उचित मुआवजा नहीं मिला। राम मंदिर धर्म ध्वजा समारोह पर इटावा सांसद ने सवाल उठाए हैं। सपा नेताओं ने पीएम के कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। धर्म में राजनीति शामिल हो तो सवाल उठेंगे। पीएम मोदी हमेशा दिखावा करते हैं। ध्वज को लेकर कई तरह की चर्चा होगा। आरएसएस का ध्वजारोहण है कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वजारोहण है या वो अपना भगवाधारी ध्वजारोहण है, अब ये तो पता चलेगा 25 तारीख को। लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। तो राम मंदिर को लेकर ध्वजारोहण पर सपा नेताओं का विवादित बयान। राम मंदिर कार्यक्रम के खिलाफ सपा नेताओं की बयानबाजी। सपा नेताओं ने पीएम के कार्यक्रम पर सवाल उठाए। पीएम और सीएम के शक से अनावरण करेंगे। बीजेपी धार्मिक आयोजन में राजनीति ढूंढ लेती है। कोर्ट के आदेश से बना है राम मंदिर। मंदिर के चंदे से बीजेपी ने बनाए कार्यालय। ध्वजारोहण शंकराचार्य को करना चाहिए। सपा विधायक के बयान से राजनीति गरमाई है। राम मंदिर के नाम पर भाजपा ने अरबों खरबों रुपया चंदा इकट्ठा किया और उससे अपने भाजपा कार्यालय बनवाने का काम किया है। अब जो ध्वज फहर रहा है मंदिर के ऊपर, उसका उद्घाटन किसी शंकराचार्य या किसी धार्मिक गुरु से कराना चाहिए। राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं ही उद्घाटन करने का काम करते हैं, ये उचित नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए राजनीतिक फायदा ले रही है। सुनिए सर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
हर धार्मिक विषय को राजनीति में प्रयोग करना चाहती है, उसके आधार पर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। तो ऐसे कार्यक्रम वो लोग करते रहते हैं, करते रहेंगे। राम भक्तों की भक्ति अपनी जगह है, वो अपनी भक्ति करते रहेंगे। और जब भाजपा एक सीमा से ज़्यादा गलत करेगी तो जैसे अयोध्या में जनता ने हरा दिया था भाजपा को, ऐसा परिणाम भी उनको मिलता रहेगा। राम मंदिर ध्वज समारोह को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का भी बयान सामने आया। अयोध्या में मंदिर आंदोलन से नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है। मुसलमान ने कोर्ट का फैसला सीने पर पत्थर रखकर सुना। ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद पर मौलाना ने चेतावनी दी है, अयोध्या जैसा फैसला देश हित में नहीं होगा। आंदोलन चलाया गया काशी और मथुरा के बारे में कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को हवाले कर दी जाए या मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद हिंदुओं के हवाले कर दी जाए, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक फैसला होगा। इसलिए मुसलमानों ने अपने सीने पर पत्थर रखकर बाबरी मस्जिद का फैसला सुन लिया, मगर अब किसी दूसरी मस्जिद का फैसला सुनने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। दरअसल जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है कि सनातन को लेकर हम लोग अल्फाबेट के रूप में काम करेंगे। अयोध्या हो गया है, अब काशी मथुरा बाकी है। माली अपने द्वारा लगाई हुई वाटिका को पुष्पित फलित देखकर प्रसन्न होकर कहता है, हम लोगों ने संघर्ष किया, तब कोई नहीं था, केवल इन्हें गिने 7-8 लोग थे 1984 में। इतना संघर्ष, पुरुष के डंडे खाए, जेल गए, गवाहियां दी, आज राम मंदिर बन गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है। अल्फाबेट के क्रम से काम करेंगे। अ हो गया, अब क होगा, काशी, फिर मथुरा। प्रभु श्री राम का धाम ध्वजारोहण के लिए तैयार है। वो क्षण अब निकट आ चुका है, मंगलवार के दिन जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा शान बढ़ाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार का दिन राम मंदिर के लिए एक और ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्योंकि इस दिन मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी, जिसका करोड़ों भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज फहराया जाएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फुट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। मंदिर में लगाया गया ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम बटन दबाने के करीब 10 सेकंड के भीतर ध्वज को शिखर पर लहराने की क्षमता रखता है। मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की परंपरा सनातन संस्कृति में पवित्र मानी जाती है। कि संघर्ष से शिखर तक की अब तैयारी पूरी होने वाली है, यानी कि जो शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम नजदीक आ गया है और इससे हर सनातनी में उत्साह है। आप लोग भी उत्साहित हैं। रामनाथ हमेशा विराजमानी थे, जहाँ कच्चा घर था पक्का हो गया, ध्वजारोहण भी हो रहा है और देश के सभी हो रहे हैं, तो उत्साह बना ही रहेगा। ध्वजारोहण से पहले ही अयोध्या में उत्सव दिखाई दे रहा है। अयोध्या सज धज कर तैयार है। राम मंदिर के मुख्य द्वार से लगाकर वीआईपी गेट फूल मालाओं से सजाए गए हैं। जारी है और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। दूर दराज से लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। किस राज्य से आप आए हैं? हम गुजरात से आए हैं जी। पहले तो पूरा देशवासियों को जी जय श्री राम। सबको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हम इस समय में राम मंदिर में जो बेहद सुंदर मूर्ति लगाई गई है, उसके लिए बहुत ही जद्दोजहद और मेहनत लगी है इसके पीछे। इसके लिए मोदी जी का शुक्रिया करना चाहते हैं। सदियों सदियों तक इस मंदिर के साथ मोदी जी का नाम रहेगा। हर कोई उत्साहित है और रामलला के ध्वजारोहण के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहले से ही लोग अयोध्या में यहाँ उत्साहित हैं, जो लगातार दर्शन कर रहे हैं।
अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। और सीधे रुख करते हैं अयोध्या का। वहां से हमारे सहयोगी विकास ब्रजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, जाहिर तौर पर अब कुछ ही घंटों के बाद धर्म ध्वजा स्थापित हो जाएगी और जिस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं, क्या तस्वीरें वहां पर आप दिख रहे हैं और किस तरीके का उत्साह है? बिल्कुल, देखिए तैयारियों का जिक्र अनुपम करें तो इस समय की अगर हम बात करें तो ये शाम का वक्त है, संध्या काल का वक्त, और दिन का तीसरा पहर होता है जब सूर्य अस्त होता है और शाम होती है, रात होती है, अंधेरा आता है। लेकिन ये बात अयोध्या पे अप्लाई नहीं होती है अनुपम, क्योंकि अयोध्या में मैं अपने कैमरा पर्सन नरेश सैनी से करूंगा, जरा फ्रेम खोलिए और दिखाइए। जहां जहां तक आप तस्वीरें देख पाएंगे वहां वहां तक सिर्फ आपको उजाला नजर आएगा, वहां वहां तक आपको सिर्फ नजर आएंगी तो जगमगाती अयोध्या। और लोग देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां अगर आप देखेंगे। और रामचरितमानस और रामायण में कहा जाता है, सुर नर नारी सनाथ करें भुवन चले भगवान। क्या नर है क्या नारी है, हर कोई आज हर्ष और उल्लास के साथ आनंदित नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में सड़कों को आप जहां तक देखेंगे बड़ी संख्या में देखिए लोग यहां पर चले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के भव्य मंदिर की ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। शिखर को देखना है, उस धर्म ध्वजा को फहराते हुए देखना है जिसका संदेश संकल्प बनकर सिद्ध हो रहा है। सालों की तपस्या लगी। और मेरे साथ देखिए, जरा फ्रेम खोलिए नरेश, कितने सारे लोग मौजूद हैं। ये बताइए कहां से आए? हम राजस्थान प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान से आए? आप कहां से आए? राजस्थान। आप कहां से आए दादाजी? राजस्थान। ये बताइए आज कैसा लग रहा है? धर्म ध्वजा लहराने वाली है। बहुत ही आनंद मंगल लग रहा है और अयोध्या नगरी बहुत ही चमक दमक रही है। राजस्थान वाले कैसे आज अयोध्या को देख रहे हैं, जरा बताइए। ध्वजारोहण कार्यक्रम में हमारा निमंत्रण है, हम निमंत्रण में आए हुए हैं। अच्छा, क्या सुनाएंगे फिर? भजन सुनाएंगे। सुना दीजिए जल्दी से। चंदा सुपजा रे बादल में मेरा राम गया वनवास। चंदा सुपजा रे बादल में मेरा राम गया वनवास। राम गया वनवास मेरे लखनऊ गया वनवास। चंदा सुपजा रे बादल में मेरा राम गया वनवास। तो देखिए अपने अलग अलग अंदाज से आज राम की आराधना, उसकी उपासना की जा रही है। देखिए राजस्थान से आए दादाजी, आप कहां से आए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पंजाब से आया हूं जी, चंडीगढ़ से, मलेरकोला से। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिटायर हूं जी। भारत माता की जय, जय श्री राम। अच्छा ये बताइए, पहली बार अयोध्या आ रहे हैं? हाँ, पहली बार आया। कैसा लगा अयोध्या? अरे बहुत बढ़िया लगा है। अच्छा, आप कहाँ से आए जी? मैं अयोध्या का ही निवासी हूँ और ये 500 सालों के। तो फिर आपसे अच्छा कौन बता पाएगा, जरा बताइए कितनी बदली अयोध्या? अरे अयोध्या पूरी एकदम नव्य भव्य अयोध्या बन गई है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अयोध्यावासी कैसे आज देख रहे हैं, जरा बताइए। अयोध्यावासी देख रहे हैं कि ये 500 सालों की जो है मेहनत, तपस्या और संघर्षों के बाद हमारी ध्वजा फहराने वाली है। और ये संभव हुआ है हमारे मोदी जी और योगी जी की वजह से। और उनको धन्यवाद देने के लिए हमने एक गाना बनाया है कि जब से आए मोदी योगी राज है आया। ओ जब से आए मोदी योगी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। 25 से लहराएगा अपना भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा। बिल्कुल अनुपम, देखिए ये इस समय भावना जी, बोलिए। हम पंजाब से आए हैं। हमारे पास ही हुसैनीमर्रा बॉर्डर है पाकिस्तान जी, उसके पास से आए हैं। हम बहुत दिनों से उत्सुक थे अयोध्या आने के लिए। आज भगवान राम नारायण ने बहुत सुनी और योगी साहब के बीच में इन्वॉल्व है, जिन्होंने ये मंदिर भव्य बनाया। ये आपकी आंखें भावुक हैं क्या? हमारी आंखें भावुक इतनी हैं, हम बता नहीं सकते। हमारे साथ मलेरकोटला से भी हैं, चंडीगढ़ से भी हैं। हम 36 लोग आए हैं चंडीगढ़ से आज भगवान का मंदिर देख के। हम अरे आंटी से तो बात करने दीजिए। आंटी ये बताइए, अभी शाम का वक्त है लेकिन अयोध्या में तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्योदय हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, कहने के बस हमारे पास शब्द नहीं, इतना खुशी, इतनी अपार खुशी हो रही है। मंदिर के बाहर पैर रखते ही बहुत ज्यादा अपार खुशी। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान खींव से, नागौर से आया हूँ। क्या कहेंगे?
और बहुत अच्छा लग रहा है और 3 दिन का पूरा प्रोग्राम देखने के लिए सब परिवार आए हैं। ये बताइए, धर्म ध्वजा लहराने वाली है, ये धर्म ध्वजा कितनी महत्वपूर्ण है सनातन के लिहाज से, अयोध्या के लिहाज से? क्या है, इस भारत में हिंदू धर्म सनातन धर्म होना चाहिए। मुगल आकर के पूरे राष्ट्र की संस्कृति को खराब कर दिए थे। कितना दुख होता था ये जान करके कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के स्थान पर है। हमारे हिंदू इसके जो है अयोध्या का जो मुकदमा चल रहा था, हमारे हिंदू ही वकालत कर रहे थे। हम तो पाए तो गोली मार दें उनको जो वकालत कर रहे थे। कितने शर्म की बात है कि इस संस्कृति को एकदम डुबोने के लिए लोग लगे थे। कितना भव्य मंदिर बना, भगवान के सामने आप जाइए तो आंखों में आंसू आ जाता है कि भगवान कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। आपका गला रुंध रहा है, आंखों में आंसू हैं। इतना सुंदर दृश्य सोचे ही नहीं थे कि वाह क्या प्रभु की लीला है। देखिए, और किसी का दोष नहीं है, वो भी बहुत सारे लोगों की परीक्षा लिए होंगे। ये साले जितने हिंदू गंदे थे वो जब निकल गए, जब ये पवित्र आए, तब भाई मिला तो इनको था दर्शन। ऐसे भव्य मंदिर का दर्शन जिनको नसीब था, उनके लिए भगवान ने स्वयं, उनकी इच्छा के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो जब उनकी इच्छा हुई तब हुआ। तो आप लोगों के स्नेह और प्यार से इस पे भी जो लोग सियासत कर रहे हैं, उन सियासत के लोगों, देखिए सब गंदे लोग अपने आप समाप्त हो रहे हैं, देख तो रहे हैं आप। करने दीजिए सियासत, अपने आप सब समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात गांधीनगर से। तो बिल्कुल देखिए, अनुपम राम राज्य की बात उन्होंने की है और कहा जाता है कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह प्रभु आया होई। और जैसे ही प्रभु जब घर आते हैं तो अयोध्या कैसी सजी नजर आती है, जरा एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मुख्य द्वार है, देखिए राम मंदिर का। यहाँ से 300 मीटर के बाद राम मंदिर आता है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं लोग और बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ इंतजार कर रहे हैं 25 नवंबर का, जब 25 तारीख आएगी और प्रधानमंत्री धर्म ध्वजा को फहराएंगे और विश्व को एक संकेत देंगे। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में अगर कहा जाए तो राम राज्य से बेहतर संकल्पना नहीं है।